मैं यमुनानगर आया हुआ था, तो यमुनानगर से अचानक प्रोग्राम बना कि भाई हम हरिद्वार चलते हैं घूमने के लिए। तो हरिद्वार से फिर हम ऋषिकेश चले गए आगे, राम झूला, लक्ष्मण झूला, तो वहाँ जाना ही था, लेकिन हमने वो भी कैंसिल कर दिया। फिर हमने सोचा कि हम आगे हो जाते हैं केदारनाथ में, तो केदारनाथ के लिए चल पड़े। और केदारनाथ में जो बीच में स्टेशन आए थे वो मैं आपको स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, वो आप देख लेना। और हरिद्वार से लेके केदारनाथ तक का रास्ता जो है वो बड़ा ही स्मूथ है, कहीं कहीं थोड़ी रास्ते में टूट फूट है, बाकी फर्स्ट क्लास रास्ता है, हाईवे है अच्छा खासा। और हमने सोनप्रयाग तक जो है अपनी गाड़ी की। सोनप्रयाग के बाद हमें गाड़ी आगे नहीं ले जानी थी, वहाँ पर्सनल व्हीकल अलाउड नहीं है। पर्सनल व्हीकल के लिए हमें वहाँ छोड़ के पार्किंग में हमें गाड़ी करनी पड़ रही है। जो हम इस वक्त गाड़ी में बैठे हैं, ये देखिए, ये अलग अलग लोग बैठे हैं। ये सोनप्रयाग से हमने चलना शुरू किया है। दोस्तों हम अब गौरीकुंड आ गए हैं। ये गौरीकुंड की तरफ जा रहा रास्ता थोड़ा सा ही है, 100 मीटर के करीब होगा। वहाँ से चढ़ाई शुरू होगी और गाड़ी ने हमें उतार दिया है। 14 किलोमीटर का ट्रैक लिखा हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि 22 किलोमीटर है। अभी चल के पता लगेगा कि 22 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर है। और हमने अपनी गाड़ी सीतापुर में लगा दी थी, जबकि रात को लगानी थी सोनप्रयाग में। अभी हमारी गाड़ी गलती से सोनप्रयाग की जगह सीतापुर की पार्किंग में लगी हुई है। सीतापुर से सोनप्रयाग जो है आपको पैदल आना पड़ेगा अगर आप गाड़ी नहीं लाते हैं। तो अगर गाड़ी लाते हैं तो पार्किंग करनी पड़ेगी सोनप्रयाग में, और पार्किंग जो है वो यहाँ बहुत कॉस्टली है। हमसे तो 400 रुपीज़ लिए हैं, और इसलिए हमारी गाड़ी जो है वो सीतापुर में है। सीतापुर से सोनप्रयाग हम पैदल जो आए हैं, लोगों ने कहा है कि 500 मीटर है सोनप्रयाग, कोई कह रहा है 1 किलोमीटर है। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, 2.5 किलोमीटर है। 2.5 किलोमीटर के पैदल चलने के बाद फिर हमने गाड़ी ली है गौरीकुंड के लिए। अब हम गौरीकुंड के रास्ते पे हैं और यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। बाकी हम आपको बीच बीच में रास्ते दिखाते रहेंगे। ओके दोस्तों, ये हम 1 किलोमीटर चलने के बाद का नज़ारा है। और 2 चीज़ों की कमियां हैं, और वो कमी कोई छोटी मोटी कमी नहीं है, बहुत बड़ी कमी है। पहली कमी ये कि इतना बड़ा धाम है, इतनी बड़ी यात्रा है केदारनाथ जी की, उसमें पहली कमी ये कि शेड नहीं है। इतनी तेज़ धूप में बड़े बुजुर्ग भी आते हैं तो क्या हालत होती होगी। और 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, छोटी मोटी ट्रैकिंग भी नहीं है, तो शेड नहीं है ऊपर। धूप भरा रास्ता है, गर्मी में बेहाल हो गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी कमी ये कि यहाँ घोड़े खच्चर चल रहे हैं, और आप सड़क पे गंद देख सकते हैं। यही गंद सारे रास्ते है। झाड़ू मारने से क्या होगा, अभी झाड़ू मार रहा है, लेकिन गंद तो है ही ना। अगर बारिश होगी तो क्या होगा, बारिश होगी तो झाड़ू भी काम नहीं करेगी। सारे रास्ते इतनी गंदी बदबू है इस रास्ते पे। तो अगर ये वीडियो कोई आगे शेयर कर सकता है, कोई आगे ले जा सकता है, तो मैसेज यही दूंगा कि घोड़े खच्चर पे बैन हो जाना चाहिए। केदारनाथ की यात्रा के लिए केवल पालकी ही अलाउड हो, वो 4 लोगों वाली हो या सिंगल पर्सन वाली हो, जो बकेट टाइप होती है, उसमें 1 पर्सन को ले जाया जा सकता है। तो घोड़ों पे कम्प्लीटली बैन होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, एक बात और बतानी थी। जैसे कि मैंने पहले कहा था अभी कि घोड़ों पे और खच्चरों पे कम्प्लीटली बैन होना चाहिए। और जिन लोगों के पास घोड़े खच्चर हैं, उन्हें गवर्नमेंट जो है वो पालकी लेने के लिए वो करे कि भाई पालकी रखें। घोड़े रखने की बजाय पालकी रखें। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो गंद नहीं फैलेगा, दूसरा जानवरों पे जो अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जानवर बेजुबान है, वो बोल नहीं सकता। अगर घोड़ा फिसल जाता है, थक जाता है, तो वो बोल के थोड़ी ना बताएगा कि मैं थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है। तो इंसान उसको डंडे मार मार के उठा रहा है, ज़बरदस्ती चला रहा है। मैंने एक वीडियो में भी मैंने ऐसे देखा, लेकिन वीडियो बना नहीं पाया, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। और जिन्होंने घोड़े रखे हुए हैं, वो घोड़े रखने की जगह पालकी रखें, इससे रास्ता भी साफ रहेगा और ये जो जानवर हैं इन पे भी इतना अत्याचार नहीं होगा। और जब इंसान पालकी लेके एक इंसान को, दूसरे इंसान को उठा के जब अपनी पालकी में चलेगा, तो उसको एहसास होगा कि मैंने जो जानवर चलाए थे उस पे क्या बीतती होगी। अब वो थकेगा तो रेस्ट करेगा ही ना। बस ये मैसेज देना था आपको। दोस्तों हम 5 जने थे और 5 जनों में से वाइफ तो चली हुई है पैदल ऐसे, और
कि 2 जने श्री और मानसी को घोड़ा करना पड़ा, वो थक गई थी, उनसे चला नहीं जा रहा था। और जिससे उम्मीद नहीं थी कि भी ये चल पाएगी, और ये मेरे साथ है, पैदल चल रही है। हम शॉर्टकट लेके चल रहे हैं और अभी 5 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। 17 किलोमीटर हम कर चुके हैं, टोटल 22 किलोमीटर ही है। तो ये देखते हैं 5 किलोमीटर कितनी देर में तय करते हैं। ओके, शुभ प्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 4:45 हुए हैं। तो कल दोपहर को ही हमने अपनी वाइफ को खो दिया था 6 घंटे के लिए। तो कल तो हमारा सारा मूड ख़राब हो गया सबका, सिर्फ एक मोबाइल की वजह से कि उसने मोबाइल हमें दे दिया और ट्रैकिंग शुरू कर दी। उसके बाद ये भी नहीं हुआ कि वो किसी और के नंबर से कॉल कर ले। जब उससे मिले 6 घंटे के बाद तो उसने कहा कि भी मैंने कईयों के मोबाइल से फ़ोन करने की ट्राई की लेकिन सिग्नल नहीं मिले। तो हो सकता है सच बोल रही हो, लेकिन गलती तो स्टार्टिंग से ही होगी कि उसने मोबाइल हमें दे दिया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर घर के 10 मेंबर हैं या 20 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, तो सबका मोबाइल अपने पास ही होना चाहिए। और जिनके पास मोबाइल नहीं है वो उस पर्सन को अपने साथ ही रखें। तो अभी हम केदारनाथ मंदिर की यात्रा के लिए, मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ से हल्की हल्की बारिश हो रही है। 5 बजे बारिश शुरू हुई थी पूरे, अब थोड़ी रुक चुकी है और 6 बजे के करीब मौसम साफ़ हो जाएगा। तो अब हम आपको मंदिर के बाद अंदर मिलते हैं। दोस्तों अभी रश बहुत ज़्यादा है, जितना आगे है उससे कहीं ज़्यादा पीछे है। तो 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। बाकी ये नज़ारा झरना है सामने। जय। मंदिर में पहुंच के दोबारा आपके पास आएंगे। हेलो दोस्तों, फाइनली हम केदारनाथ मंदिर के पास पहुंच गए हैं। अभी लाइन में लगे हैं। ये लाइन है, ये यहाँ से ऐसे यहाँ तक है, ऐसे। केदारनाथ हम दर्शन करके आ गए हैं। अंदर तो अलाउड नहीं था, मना था। तो मंदिर की बाउंड्री के अंदर ही हैं हम। धूप भी अच्छी थोड़ी थोड़ी खिली हुई है। ये नज़ारा, बर्फ भी पड़ी थी रात थोड़ी सी। अब हम यहाँ से घर की तरफ चलेंगे। ओके, ये हमारा केदारनाथ यात्रा सफल हो चुकी है, बड़े अच्छे से हो गई, मज़े से होगी। ओके, हमारी केदारनाथ की यात्रा पूरी हो गई है, बहुत अच्छे से हो गई। और अब हम वापस आ चुके हैं। तो अब आई टिप की बारी। हमारे शरीर का तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि की खास बात यह है कि अग्नि 2 तरह की होती है। एक बाहरी अग्नि जो शरीर के बाहर होती है, जिसे आप चूल्हे में जलाते हैं, भट्टी में जलाते हैं या गैस चूल्हा यूज़ करते हैं। और दूसरी अग्नि इंसानी शरीर के अंदर होती है, जिसे हम जठर अग्नि के नाम से बुलाते हैं। तो इनका इस्तेमाल कैसे होता है? बाहरी अग्नि का इस्तेमाल सभी जानते हैं, लेकिन जो आंतरिक अग्नि होती है उसका इस्तेमाल, उसका यूज़ कोई नहीं जानता। अगर जानते भी होंगे तो जानबूझ के उसके ऑपोजिट ही चलते हैं, उल्टा ही चलते हैं। तो जो जठर अग्नि होती है उसका इस्तेमाल होता है खाना खाते वक्त। जब आप भोजन करते हैं
तो खाने के बीच में आपने पानी नहीं लेना होता। अगर आप पानी लेते हैं तो आप वो जठर अग्नि के अगेंस्ट, उसके विरुद्ध जा रहे हैं। इसे विरुद्ध आहार भी बोल सकते हैं, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग या खाना लेट पचेगा या पचेगा ही नहीं। और आप उसके बाद जब दूसरा खाना खाते हैं तो आपका पिछला खाना ही नहीं पचा होता कि आप और शरीर को दे देते हैं। तो जठर अग्नि में जो इस्तेमाल होता है वो होता है कि आपने पानी नहीं लेना है बीच में। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जब आप खाना बना रहे होते हैं, तब आप चूल्हे पे अगर पानी डाल देते हैं, खाना बन रहा है, तो वो चूल्हा बुझ जाएगा, आग बुझ जाएगी, तो खाना क्या होगा, कच्चा रह जाएगा। बिल्कुल यही हमारे शरीर की ही बात है कि खाना पचेगा नहीं, अधपचा रह जाएगा। जब आप पानी पीते हैं तो अग्नि, जो जठर अग्नि होती है, वो बुझ जाती है। तो अगर आप पानी पीना ही चाहते हैं या पानी पीना ही पड़े तो एक घूंट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी आपको खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद पानी लेना होता है, जिससे आपका खाना बड़े इजीली पच जाता है। ये है अग्नि, हमारे शरीर का तीसरा तत्व। नमस्ते।